मैं अपने पति जॉन से 3 साल पहले एक कॉफ़ी शॉप में मिली थी। ये 100 में से एक मौका था और हम में से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह हमें कहाँ ले जाएगा। शहर की नाइट लाइफ का आनंद लेते हुए कई रोमांचक डेट्स के बाद हमने जल्द ही एक मजबूत रिश्ता शुरू किया जो आज तक कायम है। हालांकि यह सब अच्छी खबरें और अच्छी भावनाएं नहीं थीं। हालांकि मैं अपने साथी से पूरी तरह से प्रभावित थी, लेकिन उसके परिवार के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उनके माता पिता टेरी और ट्रेंट एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जिन्होंने मुझे खुली बाहों से स्वीकार किया। दूसरी ओर किसी भी कारण से उसकी बहन कैरेन मेरे प्रति विशेष रूप से गहरी नफरत रखती थी। हालांकि उसने अपनी सारी राय खुलकर और बिना किसी पश्चाताप के व्यक्त की, लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं उसकी नफरत का केंद्र बन गई। यह नाराजगी हमारी पहली डेट से लेकर हमारी शादी के रिसेप्शन और सालों बाद तक जारी रही। हाल ही में एक विशेष पारिवारिक समारोह में जब कॉकटेल के बाद मुझे साहस महसूस हुआ तो मैंने कैरेन से बात की और उससे कहा, किसी को इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल के चारों ओर के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने परिवार के कुत्ते को गोली मार दी हो। कैरेन निश्चित रूप से गुस्से में थी। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं केवल अपने भाई के साथ इसलिए रही क्योंकि वह सफल था और इस परिवार में मेरी कोई जगह नहीं थी। उसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया और केवल जॉन ही मेरी आंखों में देखने के लिए खड़ा हो सका। जबकि वह अपनी बहन और मेरे बीच की दुश्मनी के बारे में जानता था, उसने हमेशा उसका एक अलग पक्ष देखा था और मेरे लिए उसका सामना करने के लिए उसे खोने से बहुत डरता था। उसके लिए कैरेन हमेशा उसकी प्यारी छोटी बहन थी और मेरे लिए वह शैतान थी। कुछ सप्ताह बाद मैं अपने पति को उनके माता पिता की फाइलिंग कैबिनेट सुलझाने में मदद कर रही थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इसे व्यवस्थित रखना बंद कर दिया और इसके बाद के वर्षों में यह रिसीप्ट, बैंक विवरणों और जन्मदिन कार्डों की गंदगी से भर गया था। कैरेन के पास खुद के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट था, इसलिए वह उस समय उनके साथ नहीं रह रही थी। लेकिन किसी भी कारण से जब उससे उनकी मदद करने के लिए कहा जाता था तो उसके पास हमेशा एक बेहतर बहाना होता था। इसमें साफ सफाई से लेकर किराने का सामान लाने या उन्हें अस्पताल में अपॉइंटमेंट तक ले जाने जैसी छोटी छोटी चीजें शामिल थीं। वही अविश्वसनीय कैरेन इस बार माता पिता को शॉपिंग के लिए बाहर ले जा रही थी और हमें घर संभालने के लिए अकेला छोड़ रही थी। दस्तावेजों के ढेर के बीच छांटने पर मुझे विरासत बैंक खाते से चिह्नित कई पृष्ठ मिले। याद आया कि कुछ समय पहले जॉन ने बताया था कि उसने अपनी बहन के साथ एक बैंक खाता साझा किया था जिसके लिए उसके माता पिता ने तैयारी की थी। हालांकि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो इसे छूना नहीं था। लेकिन अगर इसका उपयोग न करना इतना महत्वपूर्ण था तो मुझे हाल ही में एटीएम से बड़ी संख्या में विथड्रॉवल्स क्यों मिली? उलझन में मैंने जॉन से पूछा तो उसने केवल अनुमान लगाया कि यह उनके अकाउंटेंट के लिए हो सकता है। यह विचार मुझे सही नहीं लगा। यहाँ कुछ गड़बड़ थी जिसके बारे में मुझे अभी तक यकीन नहीं था। मैं इसे दोबारा पढ़ रहा थी जब आखिरकार यह मेरे सामने आया। हर बार जब इस खाते से पैसे निकाले गए तो डीमैचड कैरेन नाइट आउट पर जा रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या अगर मैंने ऑनलाइन देखा तो उसकी आदतों से मेल खाने के लिए आज एक और वापसी होगी। मैंने जॉन को बताया कि मैंने क्या खोजा था, लेकिन उसने इसे नहीं खरीदा। इसलिए नहीं कि मैं उसे दोष दे सकती थी। कौन विश्वास करना चाहेगा कि उनका करीबी भाई बहन धीरे धीरे उनकी ही विरासत से पैसा चुरा रहा है। जब मैंने इस मुद्दे पर जोर दिया तो उसने मुझे धक्का दे दिया और इस बारे में आगे बात करने से इनकार कर दिया। इससे मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा था, कैरेन से सीधे भिड़ने का। वह शायद इसे ना समझी कह सकती है या मुझे कम पैसे मिलने के बारे में चिंतित होना कह सकती है, लेकिन मैं यह जॉन के लिए कर रही थी, भले ही वह मुझे ऐसा नहीं चाहता था। बाथरूम ब्रेक के दौरान मैंने थोड़ी खोजबीन की और पाया कि जिस बार में वह अक्सर जाती थी वह एक प्रसिद्ध कैसीनो और जुए के अड्डे के ठीक बगल में था। यह नज़रअंदाज करने के लिए बहुत दिलचस्प था। जब वे 3 घंटे बाद लौटे तो हम अभी भी कार्यालय साफ कर रहे थे। हालांकि जब हमने पहली बार शुरुआत की थी तब की तुलना में यह बहुत साफ खाली लग रहा था। मैंने बिना कारण बताए खुद को कमरे से बाहर निकाल लिया और फिर उनका स्वागत करने के लिए नीचे चली गई। माता पिता सोफे पर गिर गए, शायद लंबे दिन से थके हुए थे, जबकि कैरेन ने केतली चालू कर दी। उसने मुझे आते हुए नहीं सुना, इसलिए मैं झिझकते हुए उसके पीछे तब तक इंतजार करती रही
जब तक कि केतली की चीख खत्म नहीं हो गई। मेरे बोलने पर वह थोड़ा उछल पड़ी। उसकी बर्फीली चमक ने मुझे बताया कि उसने शायद सोचा था कि मैंने उसे डराने के लिए ऐसा किया है। ठंडे स्वागत को एक तरफ रखते हुए मैंने पूछा कि उसका दिन कैसा था, लेकिन उसने पानी पीते हुए सवाल टाल दिया। मुझे लगता है कि बुनियादी बारीकियों को ख़त्म करते हुए मैंने समस्या के मूल में भी कटौती करने का फैसला किया। मैंने बैंक स्टेटमेंट उसके बगल वाली मेज़ पर पटक दिया ताकि वह मुझसे पूरी तरह बच न सके या मेरी उपेक्षा न कर सके। ऐसा लगा कि इससे उसका ध्यान काफ़ी हद तक आकर्षित हो गया। जब उसने मेरे और कागज़ के बीच देखा तो मैंने एक विराम छोड़ दिया। शायद किसी कारण की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे खुद ही इसे जोड़ने दिया। मेरी चुप्पी में वह बड़बड़ाई और उसे उठा लिया, विथड्रॉवल्स को ध्यान से पढ़ते हुए। जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह क्या देख रही है तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने डरावनी टिंट के साथ चौड़ी आंखों से मेरी ओर देखा। इस तथ्य के बावजूद कि वह स्पष्ट रूप से इसे पहचानती थी, उसने इसके बारे में कुछ न जानने का दावा किया और पूछा कि यह क्या था और मेरे पास यह क्यों था। अर्थात उन्होंने बताया कि मैंने इसे ऊपर के कार्यालय में पाया था, जहां अपमान और मैं उसके परिवार के मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रही हूँ जैसे सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि मैं उससे उलझने से बचने के लिए शांत रही। उसे अपनी छोटी सी बात पूरी करने देने के बाद मैंने उसे फिर से चिढ़ाया और बताया कि प्रत्येक वापसी उसकी वाइल्ड नाइट में से एक से पहले की गई थी। वही वाइल्ड नाइट लाइफ जिसने उसे कितने पैसे के साथ वापस लौटने के आधार पर आनंद और दुख के बीच मोड़ के एक जंगली झूले में छोड़ दिया था। उसका इनकार तब बंद हो गया जब कैरेन ने देखा कि यह व्यर्थ था। डर अब उसके गुस्से पर हावी हो गया और वह रोने लगी, और अपनी निराशा के साथ उसने सिसकियों के बीच सब कुछ स्वीकार कर लिया। कैरेन को जुए की लत थी। महीनों से वह अपनी आदत को पूरा करने के लिए परिवार के खाते से छोटी छोटी रकम निकाल रही थी, जबकि उसे पता था कि यह गलत है। मैं अवाक थी। मैं जानता थी कि वह एक महान कृति थी, लेकिन यह वास्तव में भयानक था। इतने लंबे समय तक उसने झूठ बोला, धोखा दिया और अपने ही परिवार से चोरी की, जबकि उसने कहा कि मैं वह हूँ जो यहाँ नहीं है। एक घृणित पाखंडी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी, मुझे अपनी आस्तीन में तेज खिंचाव महसूस हुआ। पीछे मुड़कर कैरेन मुझसे उसे गुप्त रखने की विनती करने लगी। मैं ना कहना चाहती थी। मैं उससे कहना चाहती थी कि वह झुक जाए। मैं जॉन को सच बताना चाहती थी, लेकिन वह कितनी दयनीय थी, यह देखकर मुझे दया आ गई। अनिच्छा से मैं इस बात पर सहमत हुई कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, केवल तभी जब वह बताएगी। मैं उसे सच का सामना करने के लिए मजबूर करने जा रही थी, चाहे यह आसान हो या नहीं। वह खुशी से सहमत हो गई और वादा किया कि जब वह तैयार होगी तो वह ऐसा करेगी। वह अभी भी रो रही थी जब जॉन रसोई में आया। उसका चेहरा भ्रम से गहरी चिंता में बदल गया। जब कैरेन ने रोने के लिए मेरा सहारा लिया तो उसे अवश्य ही पता चल गया होगा कि कुछ भयानक गलत था। उसे अंदर आता सुनकर वह दूर हो गई और आंसू पोंछते हुए खुद को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करने लगी। लेकिन जब वह उसे उत्तर देने के लिए पीछे मुड़ी तो उसकी लाल आंखें फिर से निकलने लगीं और रुकने में असमर्थ होकर वह हॉल से नीचे भाग गई। अपने साथी से सच बोलने और झूठ बोलने के बीच फंसकर मुझे एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां कोई भी जवाब अच्छा नहीं था। अफसोस के साथ मैंने जॉन को बताया कि कैरेन आज अपने प्रेमी के साथ कठिन समय बिता रही थी और उसे बात करने के लिए किसी की ज़रूरत थी। उसने मेरी ओर अविश्वसनीय दृष्टि से देखा, लेकिन और कुछ नहीं कहा। पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था जब कैरेन हमारे साथ फिर से आई। उसका मेकअप ठीक हो गया और उसका मानसिक संतुलन ठीक हो गया। मैंने तुरंत उसे जॉन को बताई गई बात बता दी, जिससे वह खुश नहीं थी, लेकिन वह आभारी थी कि मैंने सच नहीं बताया। दयालुता के उस क्षण में जिसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया, कैरेन ने कार्यालय की सफाई पूरी करने में हमारी मदद भी की, हालांकि बिना किसी गुप्त उद्देश्य के। मैंने उसे कुछ परिचित बैंक स्टेटमेंट स्वाइप करते हुए देखा। जब जॉन नहीं देख रहा था, उसने मुझे अपने होठों पर उंगली से इशारा किया। सब कुछ के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वह सच बताने के बजाय सच को छिपाने में अधिक चिंतित थी। अच्छी बात यह है कि मेरी जेब में अभी भी एक बड़ा पन्ना मुड़ा हुआ था, जो बाद में ज़रूरत पड़ने पर सबूत के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद जॉन और मैं खाना खाने बैठे थे, तभी हमने सामने से किसी की दस्तक सुनी।
कैरेन ने बिना बताए आने का फैसला कर लिया था और डूबे हुए चूहे की तरह बारिश में बुरी तरह खड़ी रही। उसे अंदर लाने के बाद मैं तौलिया लेने गई, जबकि जॉन उससे बात कर रहा था। जब मैं लौटी तो मैं अपने बटुए से पैसे निकालते हुए जॉन के पास गई, जबकि कैरेन उम्मीद से देख रही थी। जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है तो उसने बताया कि उसे किराने के सामान के लिए पैसे की ज़रूरत है। हालांकि जब मैंने उससे सीधे इस बारे में पूछा तो वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इस बात का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें नशा छोड़ने के सभी लक्षण मौजूद थे। मैंने उसकी कहानी को 1 सेकंड के लिए भी नहीं सराहा। यदि मामला इससे भी बदतर नहीं हो सकता था तो वह $200 भी चाहती थी। किस तरह की देर रात तक चलने वाली किराना दुकान की इतनी अधिक आवश्यकता है? कैरेन यह नहीं बता सकी कि उसे इसकी इतनी आवश्यकता क्यों थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसे इसकी आवश्यकता थी। मैंने उसके साथ खरीदारी करने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह सिर्फ पैसे के लिए आई थी। जॉन पर थोड़ा दबाव डालते हुए मैं उसे समझाने में कामयाब रही कि वह उसके लिए कोई भी अतिरिक्त पैसा न छोड़े। कल हमारी अपनी किराने की दुकान से उसका सामान लेने की पेशकश की। वह गुस्से में थी और उसने मुझे उसके व्यवसाय से दूर रहने के लिए कहा। जॉन को भी अब उसके असहयोगी और असभ्य व्यवहार पर संदेह होने लगा था। वह इस मामले में मेरा पक्ष लेने की ओर झुक रहा था। जैसा कि कैरेन ने देखा कि इस बार वह अपने तरीके से नहीं चलने वाली थी, वह एक भी शब्द कहे बिना चली गई। बाहर जाने से पहले उसने पूरे हॉल में मुझ पर खंजर से हमला किया। मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती, अगर आप इसे कह सकते हैं, तो आखिरकार अल्पकालिक थी। उस महीने हमारे पास जो थोड़ा पैसा था उसे देने में मेरी अनिच्छा के बारे में अभी भी कड़वाहट है, जिसे उसने किराने का सामान कहा था। कैरेन ने खाने की मेज़ पर मुझे घूर कर देखा। मैंने हमेशा सोचा था कि कैरेन और जॉन के माता पिता मुझे पसंद करते थे, या कम से कम जॉन के लिए खुश थे। हालांकि कुछ चीज़ों ने मुझे संदेह दिया। उन्होंने कैरेन को उसके गुस्से के लिए कभी नहीं डांटा, चाहे सहमति से या शर्मिंदगी से चुप रहे। और आज ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग नहीं होगा। कैरेन ने जॉन से पैसे मांगने की कहानी दोबारा बताने का फैसला किया। मुझे एक भयानक व्यक्ति के रूप में चित्रित करना, जिसने उसे पैसे देने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी सारा पैसा अपने लिए खर्च करूं। उसने कड़ी नज़रों से संपर्क बनाए रखते हुए कई बार गोल्ड डिगर शब्द को काफ़ी स्पष्ट रूप से यूज़ किया। मैं गुस्से में थी और अपमानित महसूस कर रही थी। इतने वर्षों में कैरेन द्वारा मेरे साथ किए गए तमाम दुर्व्यवहारों के बावजूद मैंने उसके सबसे गहरे रहस्य को बरकरार रखा और मुझे यही धन्यवाद मिला। अब और नहीं। मैंने मेज़ पर बातचीत का एक नया विषय शुरू करने के लिए उसके नफरत भरे भाषण को बीच में ही रोक दिया। उसकी माँ की ओर मुड़कर मैंने पूछा कि क्या उन्हें नए कार्यालय को देखने का मौका मिला है, और जोर देकर कहा कि अपने सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप टू डेट रहना महत्वपूर्ण है। कैरेन ने मेरा संदेश समझा और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने शायद सोचा होगा कि मैंने इसे चेतावनी के तौर पर छोड़ दिया है, लेकिन मेरा इसे आधा अधूरा बनाने का कोई इरादा नहीं था। जब बाकी सभी लोग मेरे प्रश्न के बारे में उत्सुक थे तो मैंने बताया कि मैंने देखा कि बैंक के एक स्टेटमेंट से कुछ पैसे गायब हैं। मैंने कागज़ निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। कैरेन की आंखें मुझसे रुकने का अनुरोध कर रही थीं, क्योंकि वे फिर से बहने की धमकी दे रही थीं। कैरेन के बुजुर्ग माता पिता को यह देखकर झटका लगा कि विरासत से पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यह चिंता अब जॉन को भी महसूस हुई, जब उसे एहसास हुआ कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने किया है। इससे पहले कि उनकी घबराहट बहुत बढ़ जाए, मैंने उन्हें उनकी उलझन का जवाब दे दिया। कमरा शांत था, क्योंकि सबकी निगाहें धीरे धीरे कैरेन पर पड़ी, जो अपनी सीट पर असहजता से छटपटा रही थी। उसका चेहरा भूत की तरह सफ़ेद था। अपडेट 1। पहले तो मुझे नहीं लगा कि परिवार को पता है कि इस खबर को कैसे संभालना है। मैं देख सकती थी कि यह उन सभी के लिए एक बड़ा झटका था। वे कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि उनकी प्यारी बेटी या बहन इतनी आसानी से उनकी पीठ में छुरा घोंप सकती है, या उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगा कि वह उन्हें इसके बारे में जल्दी बता सकती है। सच्चाई स्पष्ट होने के बावजूद मामले को गंभीरता से लेने को इनकार कर दिया और अपनी लत को केवल कभी कभार होने वाला शौक बताया। यह एक शौक से कहीं अधिक था। यह पैसे का खजाना था। जैसे एक बच्चे को अपनी सब्जियां खाने के लिए कहा गया था। ऐसा लगा कि जितना अधिक हम उस परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए दबाव डालेंगे, उतना ही कम वह ऐसा करना चाहेगी।
वह सचमुच एक जिद्दी लड़की थी। हाँ, वह इस बात से सहमत थी कि उसे कभी कभार जुआ खेलना पसंद है, लेकिन कभी भी अति नहीं करती। जब उससे पूछा गया कि क्या उसके पास अभी भी विरासत का कोई पैसा है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। कैरेन के लिए एविडेंस कोई मायने नहीं रखता था और उसने साप्ताहिक यात्राओं और बड़े नुकसान के बाद भी इसकी गंभीरता को देखने से इनकार कर दिया। जॉन ने स्वीकार किया कि वह जानता था कि उसकी छोटी बहन को शराब पीने की समस्या है, लेकिन उसने इसे अपने माता पिता से छुपाया क्योंकि वह उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। इसने अंततः स्पष्ट कर दिया कि वह बार के ठीक बगल में कैसीनो में इतनी बार क्यों घूमती थी। समय समय पर कैरेन बार और कैसीनो में वापस जाती थी और वह कभी भी कोई पैसा बचाकर वापस नहीं आती थी। लेकिन इस समय जितना परिवार कैरेन की मदद करना चाहता था, उसने हमें मना कर दिया। जब हमारी बातचीत खत्म हुई तो किसी में भी इतना आत्मविश्वास नहीं भर पाया कि वे चीज़ों को वैसे ही छोड़ सकें जैसी वे थीं। कैरेन थोड़ी सी बाहरी मदद के बिना अपना तरीका नहीं बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद जॉन ने अपने माता पिता को बैंक की सुरक्षा में कुछ बदलाव करने के लिए बैंक से संपर्क करने में मदद की। अब केवल ट्रेंट या टेरी के पास ही खाते तक पहुंच थी, इस उम्मीद में कि उसके खर्च में कटौती करने से उसे अपनी आदत से छुटकारा मिल जाएगा। एक सुबह हम जॉन के माता पिता से मिलने जा रहे थे। घर में प्रवेश कर रहे थे और पाया कि कैरेन अपनी माँ पर चिल्ला रही थी। जाहिर तौर पर कैरेन एक रात पहले शराब पीने और जुआ खेलने के लिए बाहर गई थी, लेकिन उसका मजा तब कम हो गया जब उसे कैश देने से इनकार कर दिया गया। वह एक बिगड़ैल बच्ची की तरह लाल चेहरे के साथ कमरे में इधर उधर घूम रही थी और चिल्ला रही थी कि सब कुछ कितना अनुचित था। मैं बता सकती हूँ कि उनके लिए उसके वास्तविक पक्ष को देखना कठिन था। यहाँ तक कि मैं, भले ही मैं उस महिला से नफरत करती थी, उसे नशे की लत में डूबे हुए नहीं देखना चाहती थी। अगर कोई मौका था तो उसके अंदर कहीं अभी भी एक अच्छा इंसान था। मैंने कैरेन को मुफ्त परामर्श देने के लिए अपने चिकित्सक के दोस्त को फ़ोन करने की पेशकश की, जबकि मेरा अभिप्राय इसे खुले तौर पर उदार और देखभाल करने वाला भाव था। उसने इसे सार्वजनिक अपमान के रूप में लिया। उसके मन में थेरेपी का सहारा लेना उसके अधीन था, क्योंकि वह पागल नहीं थी। उसके पास मुझे यह बताने के लिए बहुत सारी गालियाँ थीं कि वह मेरी राय को कितना महत्व देती है। अगर वह खुद को बचाना नहीं चाहती तो हम उसे नहीं बचा सकते थे। अपडेट 2। 2 दिन बीत गए जब तक किसी ने कैरेन के बारे में दोबारा नहीं सुना या देखा। एक और बहस के बाद वह केवल अपने हैंडबैग और फ़ोन के साथ घर से निकल गई थी, जिससे जॉन और उसके माता पिता को उसकी नाजुक मानसिक स्थिति के बारे में और अधिक चिंता होने लगी। मैंने उन्हें सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। कैरेन एक कैरेन थी जो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती थी, लेकिन कभी कभी उसके बार बार मूड में बदलाव और बुरे रवैये के आधार पर मैं उसे भूलने के लिए उन्हें माफ़ कर सकती थी। आधी रात के आसपास कॉल आई। जॉन और मैं उस समय गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन किसी तरह केवल मैं ही जाग गई। मैं इसे नज़रअंदाज कर देती अगर यह तथ्य न होता तो यह कुछ मिनट बाद भी बज रहा था, जिससे मुझे यकीन हो गया कि यह एक गलत नंबर या शरारत कॉल से कहीं अधिक था। कॉल करने वाला मेरी कल्पना से कहीं अधिक बुरा था, क्योंकि वह बहुत नशे में और दुखी कैरेन थी। जब उसे एहसास हुआ कि मैंने उठाया है तो वह चिल्लाती रही, जॉन को पकड़ो। मैं फ़ोन रख देना चाहती थी और पूरी बात को नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उसकी तेज़ आवाज़ से उसने उसे जगा दिया। अनिच्छा से मैंने जॉन को फ़ोन दिया और उसे उसके पागलपन को संभालने दिया। कुछ मिनटों की दबी जुबान और चेहरे की झुंझलाहट के बाद जॉन ने फ़ोन रख दिया। उन्होंने दोहराया कि बार में अच्छा समय बिता रही थी जब पुलिस ने उस पर हमला किया और उसका अपहरण कर लिया और उसे जेल ले गए। यहाँ तक कि जॉन को भी वह कहानी बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि वह नशे में लग रही थी, लेकिन फिर भी वह आज रात उसे देखने के लिए नीचे जाने के लिए उत्सुक था। मैंने तर्क दिया कि शायद हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जेल में एक रात उसे जगाने वाली हो जिसकी उसे ज़रूरत थी, लेकिन जॉन ने यह न सुना। वह केवल उसे जेल से बाहर निकालना चाहता था और बाकी की चिंता बाद में करेगा। हमने जल्दी से कपड़े पहने और उसे लेने नीचे चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो डेस्क क्लर्क ने हमें बहुत उलझन में डाल दिया, जिसने हमारे आने की उम्मीद नहीं की थी। थोड़े इंतज़ार के बाद हमें दूसरे पुलिसकर्मी के पास भेजा गया, जिसने गिरफ्तारी की। उनके पास घटनाओं का एक बहुत ही अलग संस्करण था। उन्होंने कहा,
कि उन्हें 2 घंटे पहले एक महिला के बारे में फ़ोन आया था जिसे बार से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया था। जो भी उसके पास आता था उसके साथ मौखिक और आक्रामक हो जाती थी। वे उस लड़ाई में हस्तक्षेप करने के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचे, जो कैरेन ने कथित तौर पर किसी अन्य महिला के साथ शुरू की थी। अपने उन्माद में कैरेन ने पुलिस पर भी हमला किया और फिर अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह मूल रूप से गहरी फंस चुकी थी। रात बहुत अलग तरह से समाप्त हो सकती थी यदि बहुत देखभाल करने वाला बड़ा भाई और अनिच्छा से समझने वाला पुलिसकर्मी न होता। जब हमने डिटेल में उन तनावों पर चर्चा की जिनसे वह हाल ही में गुजर रही थी, ऐसा नहीं है कि कैरेन ने हमें इसके लिए धन्यवाद दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह जेल में एक रात का आनंद ले सकी। हमें पता था कि उसे कुछ समय बाद जेल से रिहा कर दिया गया था, जब हमने उसे उन 2 पुलिस वालों को गाली देते हुए सुना था जो उसे से नीचे ले जा रहे थे। जब उसने जॉन को देखा तो उसका स्वर तुरंत बदल गया। गुस्से और प्रतिशोध की बातों की जगह गिड़गिड़ाने और रोने धोने ने ले ली, जैसे उसे विश्वास था कि उसकी मासूम बच्ची का कृत्य यहाँ काम करेगा। मुझे लगता है कि वह कार्यों और परिणामों के बारे में भूल गई थी। हम कैरेन को उस रात वापस अपने स्थान पर ले आए, निगरानी में, ताकि उसे दोबारा जेल जाने से रोका जा सके। घर तक ड्राइव करते समय उसने बहुत कम कहा और जैसे ही वह सोफे से टकराई दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे हमें एक बहुत ही अशांत शाम के बाद अपने बिस्तर पर वापस लौटना पड़ा। अगली सुबह वह अपने सामान्य स्वरूप में खोई हुई थी। उसका सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहा होगा, जब उसमें मेरा अपमान करने या मेरे साथ बहस करने की भी ऊर्जा नहीं बची होगी। पिछली रात की उसकी याददाश्त धुंधली थी, लेकिन उसे याद थी और उसने उसकी कॉल का उत्तर देने के लिए हमें धन्यवाद दिया। शायद इससे आखिरकार वह जाग जाएगी। अपडेट 3 सौभाग्य से कैरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद चीज़ों को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। परिवार एक अत्यंत आवश्यक हस्तक्षेप के लिए एकत्र हुआ, हालांकि कैरेन अभी भी जांच के विरुद्ध थी। 1 घंटे के प्रोत्साहन, अनुनय विनय और गहरी बातचीत के बाद हम उसकी सुरक्षा को इतना कमज़ोर करने में कामयाब रहे कि कैरेन रोने लगी। तब कैरेन यह स्वीकार करने में सक्षम हुई कि उसे मदद की ज़रूरत है। हमने उसे आश्वासन दिया कि परिवार हर कदम पर उसका समर्थन करेगा, यहाँ तक कि मुझे भी, जिसे उसने कभी परिवार का हिस्सा नहीं माना था। मैंने अतीत को पीछे छोड़ दिया और मदद करना चाहती थी। यह आशाजनक था कि वह ठीक होने की अपनी यात्रा शुरू कर रही थी। अपने माता पिता के कुछ समझाने के बाद कैरेन ने बाद में मुझसे मेरे चिकित्सक मित्र के बारे में पूछा और मैं एक मीटिंग आयोजित करने के लिए बहुत खुश था। मैं स्वयं उपचार करने के लिए कोई अजनबी नहीं थी और सोचती थी कि उनकी सलाह के लाभ हमेशा उनसे जुड़े कलंक से अधिक होते हैं। हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि वह बहुत भाग्यशाली थी कि उसे अकेले अपने राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा। आप उससे बेहतर या अधिक सहायक परिवार की उम्मीद नहीं कर सकते। इसे ध्यान में रखते हुए हम एक जोड़े के रूप में सहमत हुए कि जॉन और मैं उसके इलाज के लिए भुगतान करने में मदद करेंगे, खासकर पहले कुछ महीनों में, जबकि उसके लिए यह महत्वपूर्ण था, एक स्वस्थ मानसिकता में। सामूहिक रूप से हमने सोचा कि अगर हम कैरेन को इसे अकेले संभालने देंगे तो वह अपने कर्ज की अतिरिक्त लागत के कारण जल्द ही थेरेपी छोड़ देगी और गहरे विचारों और गहरी आदतों में वापस डूब जाएगी। अगले सप्ताह में कई बार ऐसा हुआ जब कैरेन ने नहीं सोचा था कि वह सफल हो पाएगी। वह हर उस व्यक्ति पर बरस पड़ी जिसने उसे उसकी इच्छा से वंचित कर दिया, लेकिन हम तब भी उसके साथ खड़े रहे और तूफान गुजरने का इंतजार करते रहे। अपडेट 4। सभी को नमस्कार। इतनी जल्दी अपडेट देने की मेरी कोई योजना नहीं थी, हालांकि अनएक्सपेक्टेड घटनाक्रम के कारण यह ज़रूरी हो गया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मैं समय से पहले निष्कर्ष पर पहुंच गई हूँ और मेरी भाभी कैरेन ने मेरी हर बात को गलत साबित कर दिया है, जो पहले सच माना जाता था। कैरेन जाहिर तौर पर ठीक होने की राह पर थी। 3 महीने तक संयम बनाए रखा, या ऐसा मैंने सोचा। मेरी भाभी का थेरेपी सत्र शुरू हुए लगभग 1.25 साल हो गया है। एक शाम मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मुझ पर बम गिराया। उसने कैरेन को एक स्थानीय बार में अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देखा था। पहले तो मुझे संदेह हुआ, लेकिन जब उसने पुष्टि के तौर पर तस्वीरें पेश कीं तो मेरा संदेह दूर हो गया। मैं शेख थी और मेरा पहला विचार कैरेन का सामना करने का था। हालांकि उसकी चिकित्सा संबंधी कहानियों के बारे में एक गंभीर चिंता ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया।
उससे सीधे भिड़ने के बजाय मैंने स्थिति की गहराई से जांच करने का फैसला किया। कैरन जिस चिकित्सक से परामर्श ले रही थी वह मेरी सिफारिश थी और वह ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ मेरा अच्छे संबंध है। इसलिए कैरन के बारे में कुछ उत्तर पाने की आशा में मैंने चिकित्सक के कार्यालय का दौरा किया। वहां मुझे जो बताया गया उससे मेरा संदेह और अधिक बढ़ गया। कैरन 2 महीने से रोज जाती थी, लेकिन चिकित्सक ने खुलासा किया कि उसने 1 महीने पहले अचानक अपने थेरेपी सत्र बंद कर दिए थे। मैंने गहराई से खोजा और भयानक सच्चाई उजागर की। मैंने कुछ और दिनों तक कैरन को फॉलो करना जारी रखा और वास्तव में कुछ असामान्य पाया। कैरन ने न केवल अपनी पुरानी शराब पीने और जुए की आदत को फिर से शुरू कर दिया था, बल्कि उसने इलाज के लिए मेरे ससुराल वालों और पति से पैसे चुराना भी शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप मुझे हमारे परिवारों को सच्चाई बताने के लिए बाध्य महसूस हुआ। मैंने सबसे पहले अपने पति को सच्चाई बताई और वह भी दंग रह गए। उसने मुझसे कहा कि उसके कार्यों के परिणाम होंगे। जब मैं और मेरे पति ससुराल पहुंचे और उन्हें सच्चाई बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कैरन का सामना किया और उसने शुरू में यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मुझसे गलती हुई थी और मैंने उसके जैसी किसी और को देखा है। लेकिन जब मैंने उसे तस्वीरें और अन्य सबूत दिखाए तो वह विरोध नहीं कर सकी और अपने घुटनों पर बैठ गई और मेरे पति से विनती करने लगी और ससुराल वालों से माफ़ी मांगी और उसे एक आखिरी मौका दिया। इस बार मेरे ससुराल वाले उसके कार्यों से निराश थे, क्योंकि उसने अपनी खुशी के लिए हमें धोखा दिया था। उन्होंने उससे बस इतना कहा कि वह चली जाए और तब तक वापस न लौटे जब तक कि वह खुद को साबित न कर दे और अपनी जुए और शराब पीने की लत से छुटकारा न पा ले। मेरे पति और मैंने भी उसे अपने घर में जगह देकर उसे सक्षम बनाने से इनकार कर दिया। अब बेरोजगार और बेघर कैरन अस्थायी रूप से एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में एक दोस्त के साथ रह रही है।